नमस्ते आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम CSR नेट जून 2018 के पार्ट बी में सेट ए का पार्ट बी में से हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन 24 नंबर। इससे पहले की वीडियो में हमने 21, 22, 23 किया था पार्ट बी का। अब उसी कड़ी में अगला है 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन ये है कि यदि OH कितना होगा 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन का, और आपका ऑप्शन ये दे रखा है 10⁻⁻4 10⁻12। ये m जो है मोलर है और ये आपको जो n जो है ये नॉर्मेलिटी दिखा रहा है। तो इसमें आपका OH माइनस का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो एक तरह से ये pH से रिलेटेड क्वेश्चन है। pH मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगा। pH स्केल जो होता है, सोरेसन एक साइंटिस्ट थे सोरेनसेन, उन्होंने ये pH स्केल दिया था। और आपको देख, जो बैटरी में एसिड यूज किया जाता है उसका pH 0 होता है, सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ। ये जो आपका न्यूट्रल होता है प्योर वाटर का, उससे इस साइड जो भी है वो एसिडिक हो गया, और न्यूट्रल का जिसका pH 7 है उससे इस साइड राइट साइड जाओगे तो वो आपका अल्कलाइन हो गया। तो आप ये देख सकते हैं दूध का लगभग में न्यूट्रल के पास ही है 6, फिर कॉफ़ी जो हम पीते हैं 5 होता है, टोमेटो जो है आपका उसका 4 होता है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब मान के चलिए आपकी एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी में क्या होता है कि आपको जलन फील होता है, क्योंकि आपके स्टोमक में एसिड ज़्यादा है और आपका उछल के क्या होता है ना, ये एसोफेगस में ऊपर की तरफ आता रहता है, जिससे आपको यहाँ पे जलन महसूस होता है। उस सिचुएशन में यदि हम और कुछ एसिडिक चीज़ खा ले, लेमन ले लिए, टोमेटो ले लिए, कॉफ़ी पी लिए, तो ये आपको बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे कोई बेकिंग सोडा है या खाने वाली सोडा है, या फिर आप इनो ले लेते हैं जिसका pH 7 से ज़्यादा हो, वो चीज़ आपको क्या करेगा। ये टैबलेट भी जो हम लेते हैं स्टोमेक टैबलेट, उसका जो अल्कलाइन रहेगा तभी एसिडिटी कम होगी। तो ये हमारा कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इस टाइप का खाना कब खाना चाहिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये मैंने अभी एक सॉल्व किया था कि भाई आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जिसको KW बोलते हैं, जब वाटर को हम डिसोसिएट करते हैं तो ये H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है, और उसी का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं तो H प्लस या OH माइनस डिवाइड बाय वाटर। इसको हम और दूसरे तरीके से इस वाटर प्लस वाटर इक्वल टू H3O प्लस या OH में, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और इसका फिर हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, और KH2O यदि हम इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दें तो KH2O और ये H प्लस OH माइनस हो गया। तो इससे आपका KW इसको बोल देते हैं K और H2O को, और ये आपका हो जाता है H प्लस OH माइनस। और KW जो है आपका टेम्परेचर पे वेरी करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा KW भी बढ़ता रहता है। नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस पे ये 10⁻14 रहता है मोल पर लीटर, दोनों का होल स्क्वायर। बॉडी टेम्परेचर पर ये 2.5 × 10⁻14, ठीक है। प्योर वाटर का ये आपका प्योर वाटर केस में, जब प्योर वाटर तब होता है जब H प्लस और OH माइनस दोनों कंसंट्रेशन सेम हो। तो इस सिचुएशन में KW जो है उसका ये H प्लस का और OH का कंसंट्रेशन जो है बराबर रहता है, और वो आपका क्या होता है 10⁻7 मोल पर लीटर, ठीक है। तो मैं इसलिए एक थोड़ा जनरल सी ये बताया कि वाटर टूट के कैसे H प्लस OH माइनस देता है, और यही H प्लस जो है उसको pH कैलकुलेट करने में हम यूज करते हैं। सोरेनसेन ने pH स्केल दिया था जो मैंने पहले बता चुका हूँ, और ये pH जो है आपको पता होगा कि ये H प्लस कंसनट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है pH इक्वल टू माइनस लॉग और हाइड्रोजन का कंसनट्रेशन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 1/H प्लस, ठीक है। इसी प्रकार से न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या है कि pH हो जाता है -7। न्यूट्रल का तो पता है 10 पर माइनस, तो इसका हो जाता है आपका जब सॉल्व करेंगे तो आप 7 आ जाता है pH। तो हम न्यूट्रल थे जैसे स्केल में भी देखे थे। और फिर यदि
एसिडिक है तो इसका 7 से कम होना चाहिए, और बेस है कोई तो 7 से ज़्यादा होना चाहिए। आपका क्वेश्चन क्या पूछा था कि द OH ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका नॉर्मेलिटी जो होती है HCl की वो बराबर होती है किसकी, मोलैरिटी की, ठीक है। तो वो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम होता है HCl का, और इसमें हमें OH का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो चूंकि आपको पता है कि यहाँ से एक तरह से आप देख सकते हैं कि H और OH इंटू KW होता है, और KW के वैल्यू जो होता है आपको पता है कि 10⁻⁻14 होता है। तो पहले तो हम H+ का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो H+ का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे कि ये नॉर्मल 0.1 जो है इसको हम यदि ये हटा लेंगे पॉइंट तो 1/10 हो जाएगा, इसको 10⁻⁻1 मोलर हो गया H+ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो H+ कंसंट्रेशन इसमें HCl में, चूँकि H+ और Cl में टूटता है तो H जितना होगा मतलब HCl जितना है उतना ही आपका H होगा, ठीक है ना। तो फिर क्या हो गया कि 10⁻⁻1 हो गया इसका H का कंसंट्रेशन। तो आपका OH का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, OH का कंसंट्रेशन के लिए एक फार्मूला जो है आपका एक तरह से यही फार्मूला कर लीजिए। OH का कंसंट्रेशन निकालो तो KW/H+ हो जाएगा। H+ आपका 10⁻⁻1 है, और KW का वैल्यू आपको पता है नॉर्मल क्या होता है, 10⁻⁻14 10⁻⁻14 होता है, और उस पे आपका H का कंसंट्रेशन कितना निकला हुआ है, 10⁻⁻1। ये जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसमें से एक कम हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो +1 होगा, तो 14 में से एक कम हो जाएगा तो -13 हो गया। तो यही आपका क्या है कि आंसर है, राइट आंसर है। जो भाई जितना H+ का कंसंट्रेशन है उससे हम OH का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं सिंपली, 10⁻⁻14 डिवाइड बाय आपका H+ कंसंट्रेशन करके, और ये आपका 10⁻⁻13 आ जाएगा। pH का आयनिक इक्विलिब्रियम का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और हर जगह वैलिड है। आगे हम देखते हैं 25वां क्वेश्चन, एबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन टू एक्सपेंड द लिपिड बाइलेयर स्ट्रिक्टली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ। ये क्या बोल रहा है कि भाई मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है, जैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, जो उसमें एक्सपेंड, मान के चलिए ये आपका मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन में जो कोई सा प्रोटीन जो रहता है, तो जो अंदर के पार्ट है ना, इसको हम इंटीग्रल या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है एबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन टू एक्सपेंड द लिपिड बाइलेयर स्ट्रिक्टली डिपेंड ऑन। तो ये क्रॉस कर चुके, ये लिपिड बाइलेयर है मेम्ब्रेन का, दोनों साइड लिपिड होता है। तो लिपिड बाइलेयर को एक्सपेंड मतलब क्रॉस करने का, इसके इस साइड से उस साइड करने का जो कौन सा अमाइनो एसिड का सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके कारण ये प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बाइलेयर को भेद कर जाता है, स्पेन मतलब इस साइड से उस साइड होना, ठीक है ना। तो इसमें इनका 4 ऑप्शन है, जिंक फिंगर डोमेन, अल्फा हेलिसेस, पैरेलल बीटा शीट, एंटी पैरेलल बीटा शीट। तो हम एक एक करके देखेंगे। ये देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो डिपेंड करता है अल्फा हेलिसेस पे। जनरली जितने भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं अल्फा हेलिक्स के कारण ही, अल्फा हेलिक्स का ये होता है ना, पता होगा आपको कि अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, ये बीटा शीट में भी 2 टाइप का होता है, पैरेलल बीटा शीट, एंटी पैरेलल बीटा शीट, और एक जिंक फिंगर डोमेन भी है। तो अल्फा हेलिसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को स्पेनिंग में, और इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो आपका पोरीन। पोरीन के केस में क्या होता है कि एंटी पैरेलल बीटा शीट जो है वो होता है, बाकी जितने भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है अल्फा हेलिक्स ही होता है, ठीक है ना। तो और जो दूसरा मोटिव था, जो जिंक
जिंक फिंगर डोमेन। तो जिंक फिंगर इसलिए कहें कि ये जिंक जो होता है, आपको ये देख सकते हैं फिगर में भी, ये सिस्टीन है, ये सिस्टीन है, ये हिस्टडीन और हिस्टडीन, और बीच में आपका जिंक है। जिंक इस चारों से बाइंड कर लेता है, टेट्राहेड्रल बना देता है। आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़े होंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का। चूँकि इसका जब हम 2D देखते हैं तो आपको फिंगर जैसे प्रतीत होता है, तो इसीलिए इसका फिंगर जिंक डोमेन फिंगर बताया गया। और इसका क्या यूज होता है कि आपको डीएनए बाइंडिंग डोमेन है ये, और ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में इसका नहीं रोल है। ये आपका डीएनए बाइंडिंग, जैसे कि आपका कोई प्रमोटर है उसमें ये डोमेन होता है। आगे हम इसका और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये मेम्ब्रेन जो है, इसमें जो आपका कोई प्रोटीन का ये ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट जो इंटीग्रल प्रोटीन है उसका जो स्पेन जो करता है, इसमें क्या होता है, चूँकि इस साइड लिपिड जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर से दूर भागने का इसका प्रवृत्ति रहती है। तो आप जैसे कि ये इसमें लिपिड बाइलेयर होता है, लिपिड का ये हेड हो गया और नीचे का ये टेल होता है। तो टेल जो होता है फैटी होता है, और ये जो हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर होता है इसमें, तो एसिड वाला पार्ट है। तो ये तो आपका ऊपर के साइड रहता है और बीच में इसका टेल वाला पार्ट रहता है। तो ये पूरा रीजन जो है ना, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर, इसमें कोई भी हाइड्रोफिलिक आसानी से नहीं। तो इसमें अल्फा हेलिसेस में जो इसका स्पेनिंग जो सीक्वेंस है ना, वो आपका क्या होता है, 21 से 26 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड ही रहता है, ठीक है ना। वही जब आप इसमें जाएंगे जिंक डोमेन में, इसमें भी जो ये बड़ा ग्रुप जो है, इसमें आपका अल्फा हेलिसेस पाया जाता है। अल्फा हेलिसेस में ही एक कांस्टेंट एक कंजर्व सीक्वेंस होता है, ये आगे मैं बताऊंगा, जो कि आपके डीएनए से बाइंडिंग करता है। और उसका भी जो इसमें जो सीक्वेंस जो होता है अल्फा हेलिसेस का, वो आपका 23 से 26 अमाइनो एसिड का रेसिड्यू होता है। पहले वो चीज़ मैं बता देता, शायद मैं यहाँ पे वो नहीं बताया, ठीक है। छब्बीसवां क्वेश्चन, तो आपका इसका पता चल गया आंसर कि भाई इसमें जो आपका 25वां क्वेश्चन का आंसर क्या है, अल्फा हेलिसेस है। बाकी यदि एक पोरिन वाले केस में देखें तो एंटी पैरेलल बीटा सीट भी है, लेकिन चूँकि जनरली ज़्यादा लगभग में सभी का ही अल्फा हेलिसेस ही मेम्ब्रेन में रहता है, अल्फा हेलिस, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन राइट है। एक 26वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इसमें से जो आपका आयन जो ट्रांसपोर्टर है, पी टाइप आयन ट्रांसपोर्टर कौन सा है। ये सारे आयन्स हैं, मैग्नीशियम आयरन, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम पोटासियम, कैल्शियम और हाइड्रोजन। सबसे पहले हम आपको आयन ट्रांसपोर्टर के बारे में बता देता हूँ कि ये एक 3 टाइप का होता है बेसिकली। एक होता है आपका पी टाइप, एक होता है 4 टाइप का कह सकते हैं, एक एफ और वी टाइप होता है, एक एफ टाइप और एक तीसरा वी टाइप, और चौथा होता है एबीसी सुपर फैमिली। ये सबसे बड़ा फैमिली होता है और सबसे पुराना भी। तो पी टाइप जो होता है, पी टाइप ये जितने भी है ना, ये एटीपी हाइड्रोलाइसिस तो होता ही है, और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट चीज़ें। जैसे कि चौथा है आपका ऑप्शन सोडियम पोटासियम कैल्शियम हाइड्रोजन। ये जो है आपके सोडियम पोटासियम एक एटीपीएज पी टाइप हो गया पंप, एक कैल्शियम का अलग से होता है पंप, एक हाइड्रोजन का एटीपीएज पंप होता है। ये तीनों का ट्रांसपोर्ट पी टाइप से होता है। और पूछ भी रहा है कि पी टाइप आयन ट्रांसपोर्टर क्या है, तो ये तो है ही कि भाई पी टाइप ट्रांसपोर्टर होता है इसमें। तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और क्लोराइड। आपको मैं बता दूं कि आयरन और क्लोराइड का एटीपीएज टाइप से ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो बाकी मैग्नीशियम का क्या होता है कि पी टाइप से ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसीलिए आपका आंसर जो है वो चौथा हो गया। मैं तो एटीपीएज को और खुल के आपका
एफ और वी टाइप का आपको पता ही है कि एफ जो है आपका, जो आप माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट का स्टडी करते हैं तो उस वाले केस में ये, और वी से वैक्यूल होता है, वैक्यूल में वी टाइप, और एफ वाला क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और एबीसी तो सभी लगभग में ज़्यादातर में ये होता ही है। ये एटीपी एबीसी का है, नहीं ये पी टाइप का है। कैसे मैग्नीशियम जो है आपका इधर से उधर होता है, जैसे मैग्नीशियम एटीपी से बाइंड रहता है, और जैसे ये आपका एक डोमेन से बाइंड किया, चैनल ओपन होता है और फिर ये मैग्नीशियम अंदर आ जाता है, जो बाहर आता है साइटोप्लाज्मिक साइड से, उसको हम लुमेन साइड में ला जाते हैं। एक एबीसी टाइप जो है ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा होता है। एबीसी में टोटल आपका इंसान में जो है, ह्यूमन में टोटल 48 एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। उसको क्लासिफिकेशन हम ऐसे कर रखे हैं ए बी सी डी से लेके जी तक, और डिफरेंट डिजीज में डिफरेंट ट्रांसपोर्ट का रोल होता है। और इसमें दो डोमेन होता है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन और एक होता है आपका ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। ये दो का सीक्वेंस होता है, जैसे आप देख भी सकते हो फिगर में, 2 TMD है और 2 NBD है। तो ये न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। जैसे न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन में कुछ बाइंड होता है, स्ट्रक्चरल चेंज होता है और ये खुल जाता है, और फिर आपको जो डी बाहर आता है उसको अंदर फैसिलिटेट इन से आउट कर देता है। कई सारे ड्रग्स जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है उसको ये बाहर करता है, क्लोराइड, फ्लोराइड, कई फ्लोरीन, ये सब सारे को इन बाहर करता है, और ये हमारे सेल को बचाव करता रहता है। ये सब मैंने वो किया था कि वो कौन कौन सा डिजीज में आपका, जैसे मैंने बताया A to G होता है ना, तो ये A1 जो है ABC वो 10 ईयर डिजीज होता है, उसमें होता है। स्टार गार्ड डिजीज में आपका A4 होता है ABC का। इसी प्रकार इम्यून डिफिशिएंसी एंड कैंसर में ABC का B2 और B3 TAP ट्रांसपोर्टर होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में आपका ABC का C7, ठीक है ना। इस टाइप का आपको D1 होता है आपका एड्रेनोलिकोडिस्ट्रोफी में। इस टाइप का आपका डिफरेंट ABC ट्रांसपोर्टर जो होता है वो रोल प्ले करता है अपना। 27वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 27वां क्वेश्चन ये है कि इन चारों ऑप्शन में से कि पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सेल जो लाइसोसोमल सेल होता है वो हाई कंसंट्रेशन प्रोटॉन होता है इनसाइड में, क्यों होता है? तो उसमें ये 4 रीजन में से कोई एक रीजन सही होगा, वो आपको बताना होता है। पहला ऑप्शन क्या है कि एंटीपोटर इन द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। ये बोला कि भाई इसीलिए ज़्यादा प्रोटॉन होता है क्योंकि एंटीपोटल लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होता है। एंटीपोटर ये होता है कि जैसे कि मान के चलिए ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और जैसे ही कोई चीज़ आपको आया, मान के चलिए ये चैनल है, टनल है, तो एक आया और एक गया, उस टाइप के डिफ्यूजन को हम एंटीपोर्ट कहते हैं। एक यदि पोर्ट से एक को ला भी रहा है एक को बाहर भी कर रहा है तो उसको एंटीपोर्ट कहते हैं। एक होता है यूनिपोर्ट, बस आ ही रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम यूनिपोर्ट, ठीक है। एक होता है, दूसरा ऑप्शन इनका ये है एटीपी पावर्ड पंप, प्रोटॉन पंप इन द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। ये बोल रहा है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में एटीपी पावर पंप होता है, इसीलिए इसका प्रोटॉन इनसाइड ज़्यादा है। मुझे आपको पता है लाइसोसोम जो होता है उसका पीएच एसिडिक होता है, लगभग में 4 के आसपास होता है। और इसमें हम देख, एक होता है ना फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन तब होता है जब आसानी से ओस्मोसिस हम पढ़ते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब कोई चीज़ चला जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ओस्मोसिस। और फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी एक होती है जो कि भाई हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन प्रोटॉन चैनल इन द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, तो इसका फैसिलिटी है। तो हम एक इस टाइप का प्रोटीन है जो इसी चीज़ को बस ट्रांसपोर्ट करेगा, उसको हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहते हैं। नॉर्मल डिफ्यूजन तो यही हो गया हायर से लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूजन एक प्रोटीन है जो कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को इधर से हायर कंसंट्रेशन का चीज़ है उसको लोअर कंसंट्रेशन भेज रहा है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाता है
एटीपी पावर्ड पंप जो है इसके होता है, जिसके कारण क्या होता है प्रोटॉन इनसाइड में, जब अब इसके अंदर है ही प्रोटॉन लेकिन और भी इसके अंदर लाना है तो इसके लिए एटीपी चाहिए, इस प्रोटॉन को खर्च करना पड़ता है, इस प्रोटॉन को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका ठीक है। और इसको हम और डिफाइन करते हैं कि लाइसोसोम जो एसिडिक पीएच होता है और एक्टिविटी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को एक्टिव करने के लिए भी इनको एसिडिक पीएच की ज़रूरत होती है, ठीक है। एसिडिफिकेशन रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ द वैक्यूल, और इसमें जो आपका ट्रांसपोर्टर होता है ना वो वैक्यूल टाइप होता है H+ ATPase, वी टाइप इसका ATPase होता है। ये जो आपका प्रोटॉन एटीपी पावर्ड प्रोटॉन पंप जो होता है वो आपका वी टाइप होता है, ठीक है। वी टाइप ATPase ट्रांसपोर्टर होता है विच यूज फ्री एनर्जी ATP हाइड्रोलाइसिस टू पंप प्रोटॉन इनटू द लूमेन ऑफ द लाइसोसोम, जिससे एसिडिक पीएच बनी रहती है। ये आपका लाइसोसोम है, इसमें आपका 5 से pH 4.5 से 5.5 लगभग में आपका 4.5 मान के चलिए इसका pH एसिडिक होता है। और चूँकि इसमें एसिडिक pH है तो इसका मतलब क्या है कि H+ ज़्यादा है, इसमें हम कुछ देते हैं और हाइड्रोजन चाहिए इसको, जिसको चूँकि ये सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो एसिडिक इतना रहता है कि कोई भी चीज़ जाएगा यहाँ पे टूट जाएगा, मरेगा। तो इसीलिए आपका दूसरा ऑप्शन जो है वी एटीपी पंप होता है इसमें, वो आपका करेक्ट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम इससे और नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद आप लोगों का।